क्या यह महज संयोग है या फिर इन घटनाओं के बीच कोई ऐसी कड़ी है जिसे समझना जरूरी है। राम मंदिर में 2021 से भूमि खरीद को लेकर सवाल उठते रहे, निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगे, फिर जून 2026 में चढ़ावे की चोरी का मामला उजागर हुआ। 5 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने करीब 80 लाख रुपए बरामद किए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? और दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीदों की शहादत को लेकर विपक्ष ने 28 जुलाई 2025 को संसद में सवाल उठाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यदि पूछा जाए क्या हमारे जवानों को कोई क्षति पहुंची है तो उत्तर है नहीं। लेकिन करीब 13 महीने बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए गए। इसका मतलब साफ है कि 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश से झूठ बोला और उधर 2026 में 1975 के आपातकाल को 50 वर्ष बताने को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हुई है। और 23 जून 2026 को अमेरिका के विदेश विभाग से जुड़े एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बताया गया कि 1993 से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 3 केंद्रीय मंत्री और 150 मौजूदा नौकरशाह अमेरिका के लीडरशिप एक्सचेंज कार्यक्रमों का हिस्सा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह महज संयोग है कि 23 जून 2026 के बाद राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज होती है। ऑपरेशन सिंदूर में शहादत देने वाले सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए जा गए और 1975 के आपातकाल को लेकर नई राजनीतिक बहस और तेज हो गई। क्या ऐसा इसलिए हुआ ताकि अमेरिका के विदेश विभाग से जुड़े उस कार्यक्रम में हुई चर्चा पर जनता का ध्यान कम जाए और राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र राम मंदिर, ऑपरेशन सिंदूर और आपातकाल बन जाए, या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग था? आज हम बात करेंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सरकारी फैसलों, राजनीतिक प्रक्रियाओं और सार्वजनिक बहस के बीच। दोस्तों, यह वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन सरकारी दावों, विपक्ष के आरोपों और सार्वजनिक दस्तावेजों और पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आइए तथ्यों की इस पूरी कड़ी को क्रमवार समझते हैं। इसके लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो कई नए सवाल सामने आते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अधिसूचना जारी की गई। ट्रस्ट के गठन की घोषणा संसद में की गई। मंदिर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि ट्रस्ट को सौंपी गई। ट्रस्ट की संरचना में सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका निर्धारित की गई। मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका रही। यहीं से एक बड़ा प्रश्न उठता है, यदि ट्रस्ट पूरी तरह स्वतंत्र और निजी संस्था माना जाता है तो उसके गठन में केंद्र सरकार की भूमिका, गृह मंत्रालय की अधिसूचना, अधिग्रह सरकारी भूमि का हस्तांतरण, सरकारी अधिकारियों की भागीदारी और प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में उसका जुड़ाव, इन सभी को किस प्रकार समझा जाए? यही प्रश्न आगे चलकर पारदर्शिता और जवाबदेही की बहस का आधार बनता है। इसी बीच राम मंदिर से संबंधित भूमि खरीद को लेकर विवाद और आरोप सामने आए। जून 2026 में मंदिर में चढ़ावे
तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। शिकायतें हुई, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, जांच की मांग उठी और फिर प्रशासनिक कार्रवाई का क्रम शुरू हुआ। इन घटनाओं ने कई सवालों को जन्म दिया। इसी बहस के दौरान कुछ अन्य दावे भी सार्वजनिक रूप में सामने आए। सिंधी समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा भेंट की गई 200 चांदी की ईंटों की विधिवत रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में स्पष्टीकरण तथा जांच की मांग की गई। वहीं पूर्व कार सेवक संतोष दुबे ने भी सार्वजनिक रूप में आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े कुछ बहुमूल्य सोने चांदी के सामान, 1250 ईंटें जो चांदी की बताई गई, जांच होनी चाहिए। इन दावों पर अलग अलग पक्षों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और निष्पक्ष जांच की मांग उठती रही। इसी अवधि में एक दूसरा विषय भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीदों की शहादत को लेकर विपक्ष ने 28 जुलाई 2025 को संसद में सवाल उठाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यदि पूछा जाए क्या हमारे जवानों को कोई क्षति पहुंची है तो उत्तर है नहीं। 13 महीने बाद सार्वजनिक हुई सूचनाओं को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस हुई। उधर आपातकाल की वर्षगांठ को लेकर भी इतिहास, शिक्षा और राजनीति तीनों को लेकर नए नए दावे और प्रतिदावे सामने आए। और फिर 23 जून 2026 का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चर्चा में आया, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच दशकों से चले आ रहे एक्सचेंज कार्यक्रम का उल्लेख किया गया। इसके बाद भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की। अब सवाल यह है, क्या ये सभी घटनाएं केवल अलग अलग घटनाएं थी या फिर इनके समय, कर्म और राजनीतिक संदर्भ को एक साथ समझने की आवश्यकता है। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम किसी पूर्व निर्धारित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। हम उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेजों, बयानों, शिकायतों, समय रेखा और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को क्रमवार आपके सामने रखेंगे। हम शुरुआत करेंगे राम मंदिर आंदोलन से, फिर ट्रस्ट के गठन तक पहुंचेंगे और उसके बाद वर्ष 2021 में भूमि खरीद विवाद और जून 2026 में चढ़ावा प्रकरण, ऑपरेशन सिंदूर, आपातकाल की राजनीतिक बहस, इंदिरा गांधी और निक्सन के ऐतिहासिक प्रसंग, ईरान अमेरिकी संबंधों के लंबे इतिहास और अंत में 23 जून 2026 की अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पर पूरी कहानी को जोड़ेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पर निर्णय सुनाना नहीं है। उद्देश्य है घटनाओं की पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखना, ताकि आप स्वयं उपलब्ध तथ्यों, सार्वजनिक दावों और राजनीतिक तर्कों के आधार पर अपना निष्कर्ष बना सकें। तो आइए बिना समय गंवाए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। और उस दौर में जब राम मंदिर आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि भारत की राजनीति का एक निर्णायक अध्याय बन चुका था। राम मंदिर आंदोलन कोई 1-2 साल की घटना नहीं था, कई दशकों तक चला धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था, जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। लाखों लोगों ने इसे अपनी आस्था का विषय माना। देश भर के आर्थिक सहयोग, चंदा और जन समर्थन जुटा। अनेक कार सेवकों ने इसमें भाग लिया। यह मुद्दा लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा। इतने वर्षों बाद तक अदालतों में सुनवाई चली। अंततः 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। मंदिर निर्माण और उससे जुड़े प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी इसी ट्रस्ट को सौंपी गई। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन हुआ। देश भर की निगाहें
इस कार्यक्रम पर थी। फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। करोड़ों लोगों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए जिन्होंने राजनीतिक बहस को जन्म दिया। 13 जून 2021 को समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप पांडे उर्फ पवन पांडे ने और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर से संबंधित भूमि खरीद सौदों पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि कुछ जमीनों की खरीद फरोख्त में मिनटों में करोड़ों रुपए की कीमत का अंतर दिखता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई। विपक्ष लगातार जांच की मांग करता रहा, जबकि ट्रस्ट और उसके समर्थकों का कहना है कि लगाए गए आरोप निराधार है। यानी वर्ष 2021 से ही राम मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर दो अलग अलग पक्ष आमने सामने आ चुके थे। एक पक्ष जो जांच और जवाबदेही की मांग कर रहा था और दूसरा पक्ष जो पूरे मामले को कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा था। यह विवाद समय के साथ शांत तो पड़ गया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और फिर जून 2026 में राम मंदिर चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा नया विवाद सामने आया। इसके बाद शिकायतें, जांच, राजनीतिक बयान और प्रशासनिक कार्रवाई का एक नया क्रम शुरू हुआ। 4 जून 2026 को ट्रस्ट को चढ़ावे में कथित अनियमितता और चोरी की जानकारी मिली। सवाल, यदि उसी दिन जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस में शिकायत क्यों नहीं हुई? और 5 जून 2026 को ट्रस्ट के पदाधिकारी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मुख्य आरोपियों से लगभग 79,85,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। सवाल यह है, जब चोरी और चोर पकड़े गए थे तो कानूनी कार्रवाई में देरी क्यों हुई? और 7 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पूरे मामले को सार्वजनिक किया। तो चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ने कहा कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये इंटरनल ऑडिट का मामला बताया। सवाल, यदि नकदी बरामद हो चुकी थी तो इसे केवल ऑडिट कैसे कह सकते हैं? 9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखित शिकायत करके स्वतंत्र जांच की मांग की। प्रधानमंत्री ने तत्काल 10 जून को शिकायत अयोध्या के जिला अधिकारी को अग्रसरित की। सवाल यह है, जिला अधिकारी खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? 13 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन किया। समिति में विजय विश्वास पंत, किरण एस और नील रतन कुमार शामिल थे। 16 जून 2026 को संतोष दुबे और शरद शुक्ला ने करोड़ों के गबन का आरोप लगाया। 1250 चांदी की ईंटें और अन्य दान सामग्री गायब होने की अलिखित शिकायत अयोध्या थाने में दी और करणी सेना की तरफ से भी अयोध्या के पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी गई। 23 जून 2026 को एसआईटी ने गृह विभाग को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। अब सवाल यह है, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ट्रस्ट में सरकारी प्रतिनिधि हैं, तो क्या यह हितों का टकराव नहीं है? ट्रस्ट के खिलाफ जांच हो और ट्रस्ट के ही सदस्य को जांच रिपोर्ट सौंपी जाए और फिर कहा जाए कि यह गुप्त रिपोर्ट है। 25 जून को राम जन्मभूमि कोतवाली में आधिकारिक एफआईआर दर्ज हुई। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया और 26 जून को जो 5 जून को नकदी बरामद हुई थी, वह नकदी ट्रस्ट के एक सदस्य के तिजोरी में से पुलिस ने बरामद की। 6 जुलाई को इसी दौरान इस पूरे घटनाक्रम की गूंज भारत की सीमाओं से बाहर पहुंची। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुरी स्थित जानकी मंदिर ने भी इस मामले पर चिंता जताई।
जानकी मंदिर के महंत रोशनदास ने कहा कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी की खबर से वह व्यथित हैं। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम के किसी भी मंदिर में ऐसी घटना न पहले देखी न सुनी। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ा। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने प्रशासनिक मोर्चा संभाला। ट्रस्ट ने चांदी और अन्य वस्तुओं का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। यदि रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो 4 जून के बाद जानकारी तुरंत सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? इन्वेंट्री रजिस्टर, बैंक रसीदें और ऑडिट रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? यदि चोरी पकड़ी गई थी तो ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई तक क्यों टाली गई? क्या इस 1 महीने में केवल जांच हुई या रिकॉर्ड व्यवस्थित करने की तैयारी थी? अयोध्या के राम मंदिर में सामने आए चढ़ावा चोरी के मामले को राजनीतिक विश्लेषकों ने सामान्य मंदिर चोरी से अलग बताया। सबका कहना है कि यह धन की हानि का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास से जुड़ा प्रश्न है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच पूरी जब तक नहीं होती है, तब तक यह विवाद समाप्त नहीं माना जा सकता। यह मामला केवल चढ़ावा चोरी का नहीं है, यह सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और संस्थागत व्यवस्था से जुड़े बड़े प्रश्नों का भी मामला बन चुका है। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। जांच के दौरान सीसीटीवी व्यवस्था, ड्यूटी रोस्टर, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और चढ़ावे के प्रबंधन की प्रक्रियाएं भी जांच किए जाने की जानकारी सामने आई। यहीं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी तो कथित अनियमितताएं कैसे हुई? यदि हर गतिविधि निगरानी में थी तो जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी? यदि सुरक्षा व्यवस्था पर भारी खर्च किया जा रहा था तो उसका स्वतंत्र ऑडिट कब और किस स्तर पर हुआ? इसके बाद ट्रस्ट की संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी सार्वजनिक बहस तेज हुई। यदि ट्रस्ट एक स्वतंत्र संस्था है तो उसके गठन की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा क्यों जारी की गई? यदि सरकार की प्रशासनिक भूमिका सीमित है तो सरकारी अधिकारियों की ट्रस्ट में भूमिका क्या है? यदि करोड़ों श्रद्धालुओं का आर्थिक योगदान इस ट्रस्ट में है तो उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही का ढांचा कैसा होना चाहिए? इसी अवधि में कुछ और गंभीर सार्वजनिक आरोप भी सामने आए। पूर्व अभियंता दीनानाथ वर्मा ने निर्माण सामग्री, बिलिंग प्रक्रिया और कथित कमिश्नर खोरी को लेकर आरोप लगाए। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र के एक खदान का संचालक ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए निःशुल्क पत्थर देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके बावजूद अन्य माध्यमों से अधिक कीमत पर पत्थरों की खरीद की गई। पूर्व सांसद विनय कटियार ने मीडिया में दावा किया कि इस विषय पर उनकी प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी। इसी दौरान सूचना के अधिकार आरटीआई को लेकर भी बहस तेज हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आरटीआई के दायरे में स्थिति को लेकर प्रश्न उठे। इसी प्रकार पीएम केयर्स फंड को लेकर के भी पहले से सार्वजनिक बहस चलती आ रही है। पीएम केयर्स को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखा गया। वहीं चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर पारदर्शिता का विवाद रहा और सर्वोच्च न्यायालय ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जब उसमें सुनवाई की तो 5.5 साल लगे ये पता करने में कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध है, और फिर उसके बाद उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो मोदी सरकार इलेक्टोरल चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आती है, आरटीआई से बाहर रखती है, पीएम केयर्स आरटीआई से बाहर रखती है, राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट और उसकी रखरखाव के लिए आरटीआई से बाहर रखती है। इन घटनाओं ने एक व्यापक लोकतांत्रिक प्रश्न खड़ा किया है। जब किसी संस्था से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, जब उसमें जनता का व्यापक आर्थिक योगदान हो और जब उसके कामकाज पर सार्वजनिक विवाद
खड़े हो जाएं, तो क्या ऐसी संस्था में स्वतंत्र ऑडिट, समयबद्ध सार्वजनिक जवाबदेही और अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? यही प्रश्न इस पूरे प्रकरण को केवल कथित चोरी के आरोपों से आगे ले जाकर संस्थागत पारदर्शिता की जवाबदेही और लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यापक बहस में बदल देता है। राम मंदिर की बहस को यही रोकते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के उस घटनाक्रम की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोषों की जान गई। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। 6-7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सरकार ने इसे आतंकी ढांचों के खिलाफ लक्षित सैन्य अभियान बताया। राष्ट्रीय मीडिया में इसकी व्यापक कवरेज हुई। सेना के साहस की सराहना हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहीदों की शहादत को लेकर विपक्ष ने 28 जुलाई 2025 को संसद में सवाल उठाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यदि पूछा जाए क्या हमारे जवानों को कोई क्षति पहुंची है तो उत्तर है नहीं। लेकिन करीब 13 महीने बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए गए। इसका मतलब साफ है कि 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश से झूठ बोला। लोकतंत्र के सबसे विवादित दौर में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया। नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगी। हजारों नेताओं की गिरफ्तारी हुई। यह दौर 21 मार्च 1977 तक चला। इसके बाद जनता ने सत्ता बदली और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 2007 से सीबीएसई कक्षा 12 की किताब में आपातकाल पढ़ाया जाता रहा। 2026 में नया पाठ्यक्रम कक्षा 9 की किताब में आपातकाल को शामिल किया गया। शिक्षा और राजनीति यहां एक दूसरे से जुड़ी है। अब सवाल यह है, इतिहास, शिक्षा और वर्तमान राजनीति का संबंध क्या है? इसे समझने के लिए हमें भारत से बाहर वैश्विक शक्ति संतुलन को समझना होगा। इसके लिए इंदिरा गांधी, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, ईरान और 23 जून 2026 की राजनीति को समझना होगा। तो केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया को भी देखना होगा कि साल 1971 में इंदिरा जी और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का जो दौर था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 4 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंचती है। व्हाइट हाउस में तीखी असहमति सामने आई। भारत की तरफ से इंदिरा जी ने स्पष्ट किया, राष्ट्रीय हितों पर बाहरी दबाव स्वीकार नहीं। और साल 1979 में ईरान की क्रांति, शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता से हटाए गए। रातों रात अमेरिका और ईरान के संबंध बिगड़ गए और 22 सितंबर 1980 को ईरान इराक युद्ध और सद्दाम हुसैन ने हमला किया। 8 साल तक युद्ध चला इराक और ईरान का। लाखों मौतें हुई। ईरान की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। प्रतिबंधों का दौर शुरू हुआ। 47 साल में 45 साल तक प्रतिबंध जो आज भी जारी है, क्या यह असामान्य है? आज भी ईरान प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन अमेरिका को घुटनों के बल लेकर आ गया। और दूसरी तरफ 23 जून 2026 का कार्यक्रम वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में अमेरिका के विदेश विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी बेथानी पालोस मॉरिसन ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत के 48,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी विनिमय कार्यक्रम में आए। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री और मौजूदा 150 के करीब नौकरशाह शामिल हैं।
पहले हम सोचते थे कि क्या कारण है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को निरंतर अपमानित करते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। 23 जून 2026 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद हमारी भी आंखें खुल गई। पहले हम सोचते थे कि आखिरकार क्या कारण है। भारत पर पाकिस्तानी आतंकी हमला होता है, भारत की बहादुर सेना का बदला लेने के लिए आगे बढ़ती है 7 मई को, और 10 मई को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है 13,500 किलोमीटर दूर से, और भारत की बहादुर सेना को मोदी सरकार कार्रवाई करने से रोक देती है। डोनाल्ड ट्रंप 120 बार दुनिया में दावा कर चुका है कि ये युद्ध विराम मैंने करवाया। नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी ये बताने की कि ये युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाया। हमारे देश के 3 नाविकों की हत्या कर दी गई। नरेंद्र मोदी फ्रांस में जाकर मिले 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को एक बार नहीं 5 बार एक्सीलेंसी बोला गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन यह बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे 3 नाविकों की हत्या अमेरिकी सैनिकों ने क्यों की। उल्टा प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुम हत्यारे हो, खूबसूरत हो, और नरेंद्र मोदी मुस्कुरा गए। भारत की 148 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री को 34 करोड़ की आबादी का राष्ट्रपति हत्यारा बोले और हमारा देश का प्रधानमंत्री मुस्कुरा जाए। दोस्तों, 1971 में इंदिरा जी को 45 मिनट इंतजार करवाया था व्हाइट हाउस में, तब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने, और जब भारतीय दूतावास में अगले दिन निक्सन जब मिलने आए इंदिरा जी को, तो इंदिरा जी ने 45 मिनट तक इंतजार करवाया। 1971 में हिंद महासागर में 7वां बेड़ा भेज दिया था परमाणु हथियारों से संपन्न। तब भारत परमाणु संपन्न नहीं था, तब भारत में तेजस, अग्नि मिसाइल और राफेल नहीं था, लेकिन स्वतंत्र देश की स्वतंत्र सरकार थी। इसलिए इंदिरा जी ने कहा हम अपने पड़ोसी के साथ क्या करेंगे और कैसा सलूक करेंगे यह भारत तय करेगा, अमेरिका तय नहीं कर सकता। और आज अमेरिका तय करता है, भारत के प्रधानमंत्री को हत्यारा बोलता है। यही नहीं, भारत का अपमान किया गया, कहा गया जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है तभी तक भारत के साथ रहेंगे। मतलब जिस तरीके से ईरान में अमेरिका का पिट्ठू शाह बैठा रहा 1953 से लेकर 1979 तक, तब तक अमेरिका साथ रहा। जैसे अमेरिका पिट्ठू हट गया तो रातों रात दुश्मन बन गया अमेरिका। तो दुनिया के जिस देश में अमेरिका का पिट्ठू होता है, अमेरिका उसके साथ खड़ा रहता है, और जिस देश में स्वतंत्र सरकार होती है, अमेरिका उसके खिलाफ हो जाता है। हमारे देश के नागरिकों के पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, कमर में गुलामी की जंजीर बांध करके ट्रंप ने भेजा है। मोदी की हिम्मत नहीं पड़ी सवाल करने की। हम ईरान से तेल ले रहे थे, रूस से तेल ले रहे थे रुपए में, अमेरिका का आदेश आया 13,500 किलोमीटर दूर से, और तेल लेना बंद कर दिया। हमारे देश में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। दुनिया भर के 110 देशों के 2700 राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी वहां बैठे थे, और अमेरिका से 13,500 किलोमीटर दूर से एक मंत्री आता है, डोनाल्ड ट्रंप का धमकी देता है हम भारत को चीन की तरह तरक्की नहीं करने देंगे। और रायसीना डायलॉग का उद्घाटन स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया था। और मोदी सरकार और मोदी की हिम्मत नहीं होती है कि जवाब पलट करके दे दे, सवाल कर दे। कौन होता है अमेरिका 13,500 किलोमीटर दूर से तय करने वाला भारत तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। भारत 5 साल में $500 बिलियन की खरीद करेगा अमेरिका से। अमेरिका का राष्ट्रपति अपना एक दूत भेजता है यहां, और वह ऐलान करता है, और भारत सरकार चुप। हमारा देश 2.5% टैरिफ देता था। हमारे टैरिफ को 2.5% को पहले 50%, फिर 18%, अब सुना 12.5% कर दिया गया। भारत सरकार चुप। और हम
अमेरिका से 18% से लेकर 100% टैरिफ लेते थे, शून्य कर दिया गया है। यह मामला यहीं तक नहीं है, विदेश मंत्रालय के खुलासा तक का नहीं है। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने सुझाव दिया कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाए। मार्च 2026 में भारत से आरएसएस भाजपा का नेता राम माधव जाते हैं अमेरिका और कहते हैं, देखो आपने हुक्म दिया था आरएसएस की सरकार को कि ईरान से तेल मत खरीदो, हमने खरीदना बंद कर दिया। आपने हुक्म दिया था रूस से तेल मत खरीदो, हमने खरीदना बंद कर दिया। आपने हम पर टैरिफ 48% फिर 18% कर दिया, हमने चुपचाप हाँ कर लिया, हमने मना नहीं किया। राम माधव ने साफ साफ कहा कि 148 करोड़ की आबादी में सबसे गुलाम संगठन आरएसएस है और वो आपकी गुलामी में हर आपका हुक्म का ताबेदार है, इसलिए उस पर प्रतिबंध मत लगाओ। हमसे बढ़िया गुलाम संगठन कोई और नहीं मिलेगा। ये कोई आप आरोप नहीं लगा रहा हूं, यही सफाई देने के लिए गया था राम माधव अमेरिका। वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का राजनीतिक भविष्य चौपट करने की धमकी दी थी। आपने देखा, मोदी जी कभी कहते हैं कि मैंने 35 साल तक भीख मांगी, कभी कहते हैं मैंने 40 साल भीख मांगी, और कभी कहते हैं जब मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं था तो मैंने अमेरिका का कई राज्यों का भ्रमण किया। वही भ्रमण के दौरान जो कमियां हैं मोदी जी की, वो सारी की सारी कमियां डोनाल्ड ट्रंप की जेब में है। तो दोस्तों, एक तरफ आजादी के मात्र 24 साल बाद जब भारत निर्धन था, गरीब था, हमारे पास तेजस, राफेल, अग्नि मिसाइल नहीं थी, परमाणु संपन्न भारत नहीं था, तब भारत के प्रधानमंत्री ने आंख में आंख डाल करके अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब दिया था। ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। 45 मिनट अगर निक्सन ने इंतजार करवाया इंदिरा जी का, तो इंदिरा जी ने भी 45 मिनट तक निक्सन को इंतजार कराया अमेरिका की धरती पर। यह है बहादुरी, यह है हिम्मत। और जो व्यवहार मोदी जी कर रहे हैं, ये हिम्मत और बहादुरी का नहीं है, ये गुलामी का व्यवहार है, गुलामी। इस क्रोनोलॉजी का सार देखिए। 4 जून को चोरी की जानकारी, 5 जून को चोरी की रकम की बरामदगी, 7 जून को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सवाल, और 7 जून को ही ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय का कि कोई उल्लेखनीय नहीं है। 9 जून को पीएमओ को शिकायत की गई, 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया, 16 जून को एफआईआर दर्ज करने के लिए 3 शिकायतें पहुंची थाने में। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, आपातकाल का नया पाठ्यक्रम और 23 जून को अमेरिकी कार्यक्रम। क्या ये महज संयोग है? शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचने के बाद कार्रवाई में देरी क्यों हुई? पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? क्या पारदर्शिता का यह अपमान नहीं है? चुनावी बॉन्ड जैसे मामलों में फैसले के लिए 5 साल क्यों लगे कि यह अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड है? और राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? क्या जनता का चंदा निजी संपत्ति हो सकता है? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो आरटीआई से बाहर क्यों रखा गया? अयोध्या पुलिस थाने में और एसआईटी को लिखित शिकायत के बावजूद तुरंत एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई? जांच किन दस्तावेजों के आधार पर हुई? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हर वह संस्था जिसमें जनता का पैसा लगता है आरटीआई के दायरे में आना चाहिए? अब इन तीनों घटनाओं को एक साथ रख करके देखिए। पहला, ऑपरेशन सिंदूर। 28 जुलाई 2025 को संसद में रक्षा मंत्री ने कहा, इस ऑपरेशन में हमारे बहादुर सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई। और बाद में भारत सरकार ने 26 जून 2026 को ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 सैनिकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दर्ज किए। यहीं से सवाल उठे, यदि शहादत हुई थी तो संसद में दिया गया बयान किस संदर्भ में था? और यदि बाद में शहादत की आधिकारिक पुष्टि हुई तो पहले स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी गई? दूसरा मामला, 4 जून को चढ़ावा चोरी की जानकारी मिली, 5 जून को लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए गए, लेकिन एफआईआर 25 जून को दर्ज हुई। यदि बरामदगी 5 जून को हुई तो कानूनी कार्रवाई में लगभग 20 दिन
देरी क्यों हुई? तीसरा मामला 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ था। 25 जून 2025 को उसके 50 वर्ष पूरे हुए। तो 25 जून 2026 को जो 51 वर्ष हो चुके थे, इस दौरान कहा गया कि आपातकाल कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और ये 50 साल हुए हैं। लेकिन आपातकाल का अध्याय तो वर्ष 2007 से 12वीं की कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पहले से पढ़ाया जा रहा है। यहीं से सवाल उठे, यदि यह विषय पहले से पढ़ाया जा रहा है तो इसे पहली बार पढ़ाए जाने का दावा क्यों किया गया? और यदि 25 जून 2026 तक 51 वर्ष हो चुके थे तो 50 वर्ष पूरे होने की बात क्यों कही गई? इन तीनों घटनाओं के विषय में अलग अलग, लेकिन सवाल एक ही है, क्या देश को समय की पूरी सही जानकारी दी गई? क्या पारदर्शिता और जवाबदेही सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू होनी चाहिए? तथ्यों को परखिए, सवाल पूछिए, क्योंकि देश और संविधान किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी सरकार और किसी भी व्यक्ति से बड़े हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।